हाय एवरीवन। ये स्पेशली क्लास 11th के लिए है जो जस्ट लड़का मैट्रिक पास करके 11th में कॉमर्स लेना चाहता है। विडम्बना ये है अभी कि आपको अब 11th 12th क्लास कॉलेजेस में नहीं होगी। इस बार से ही सिस्टम बना है कि अब स्कूल के बच्चे अपने स्कूल में ही 11th 12th का क्लास करेंगे। ये एक अच्छा अप्रोच है, लेकिन इस रेंडम इसी पीरियड में इसी फाइनेंशियल ईयर में ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेरा सोच है। लोग गांव से शहर की ओर आता है, एक अच्छी स्टडी के लिए आता है, यहाँ बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज में पढ़ाई में भी अगर होती है तो आप इंटरेस्टेड होकर के थोड़ा कॉम्पिटिटिव फीलिंग होते हैं यहाँ पर एक अच्छे जगह आते हो, 11th क्लास करने के लिए आते हो, बहुत सारा ऑप्शन नजर आता है यहाँ पे, अपनी खामियों को ढूंढते हो और पढ़ने वाला बच्चा यहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता है। लेकिन अब क्या है कि अब गाँव का बच्चा गाँव में ही रह जाएगा, उसी के स्कूल में पढ़ना होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ क्योंकि 10th के बाद जस्ट लड़का नया 11th में आता है, उसकी सोच उतनी अच्छी नहीं होती, उतना स्ट्रांग नहीं होता कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जहाँ तक स्कूल का व्यवस्था सबको पता है, कि मेरी ओपिनियन ही नहीं है, आप लोग को भी हकीकत पता है कि अभी उसको कम बैक होने में, सही रियल परफॉर्मेंस देने में अभी कम से कम 3 से 4 साल लगेगा। गवर्नमेंट को कभी भी अभी इस तरह का सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था। ये सच्चाई है, बोलना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। जो संसाधन अपने पास है उसी को यूज करके आगे बढ़ना है। अगर हमको स्कूल में ही पढ़ना होगा तो आपको अवेयरनेस रखना होगा, खुद एक्टिव रहना होगा कि कैसे हमारी पढ़ाई होनी, जहां जहां से जो व्यवस्था हो वो होना चाहिए। आप सीबीएसई से करो, आईसीएसई से करो या बिहार बोर्ड से करो, सब इक्विवेलेंट है। हाँ, कुछ न कुछ अंतर है। तो सीबीएसई में क्या है, सिलेबस बिहार की तरह ही मिलता है, जितना कंटेंट सबके बिहार बोर्ड में पढ़ना है सीबीएसई में भी उतना ही पढ़ना है। आईसीएसई बोर्ड में लगभग कंटेंट्स वही है, उसमें एक्स्ट्रा मैथ है जो पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में ऐसी कंपलसरी नहीं कि मैथ आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट अकाउंट्स वही है, कंटेंट्स भी वही है, लेकिन हाँ सीबीएसई में थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, वहाँ वर्किंग थोड़ा ज्यादा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्व ज्यादा करना पड़ता है। आस्किंग वे क्या है अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है अलग है। अगर हमारे क्वेश्चन पूछता है अब मल्टीपल चॉइस ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू है या फॉल्स है, आपने ट्रू लिख दिया तो वहां आपको सीबीएसई में रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने ट्रू क्यों किया, अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों किया, ये अगर इंप्लीमेंट होगा तो क्यों इंप्लीमेंट होगा, फलना अगर पर्सनल अकाउंट है तो क्यों पर्सनल अकाउंट होगा। बिहार बोर्ड में स्टेट क्वेश्चन होता है कि दिस अकाउंट इज पर्सनल और नॉट, तो पर्सनल तो पर्सनल लिखिए, रियल तो रियल लिखिए, लेकिन क्यों पर्सनल है क्यों रियल है ये बिहार बोर्ड में नहीं है, लेकिन कंटेंट्स वही है। तो हम सारे स्टूडेंट को बोलते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो सीबीएसई से हो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है। 11th में जैसे 11th का सब्जेक्ट दिया है, बिहार बोर्ड का हो सीबीएसई का हो, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टडीज है और इकोनॉमिक्स है। सीबीएसई का इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग है। सीबीएसई इकोनॉमिक्स में क्या है कि स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रोज 11 में है, और 12 में क्या है इंडियन इकोनॉमी है और मैक्रोज इकोनॉमी है। बिहार बोर्ड में क्या है एक ही इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का, 11th में है इकोनॉमिक्स, 12 में इकोनॉमिक्स है, 11th में स्टैटिस्टिक्स है और इंडियन इकोनॉमी है, फिर 12 में माइक्रो और मैक्रो एक साथ है। लेकिन सीबीएसई में क्या है 11th में अभी क्या है स्टैटिस्टिक्स है, अब पूरा माइक्रोज 11th में डाल दिया है, और 12 में केवल इंडियन इकोनॉमी है और मैक्रोज है। बाकी रहा बात बिजनेस स्टडीज का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, 90% सिलेबस दोनों का सेम है। अब हम अगर बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो सीबीएसई का होगा मेरे भाई वही तुम्हारा किसका होगा, कॉस्ट का भी होगा। तो बस यही बोलना चाह रहे थे कि सारे बच्चे मिडिल क्लास, जो पैसे मिडिल क्लास से जो हाई फैमिली से है, माने जहाँ पर एजुकेशन अच्छा नहीं होने के बावजूद वो वहाँ से तो भागलपुर आ जाएंगे या फिर प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा लेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिकली डैमेज है, मिडिल क्लास का फैमिली है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना बहुत टफ हो जाता है। तो उस पोजीशन में बिहार के स्कूल में पढ़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात है सरकार को यहाँ पर एक अच्छा व्यवस्था करना होगा, एक्सपीरियंस टीचर रखना होगा। अभी जो नए नए टीचर आए होंगे ना, वो तो कोई स्पेशल कोर्स करके आए नहीं है, वो 15 डेज का ट्रेनिंग देगा, उसको फिर क्लास में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पढ़े लिखे हैं वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाना एक टेक्निक है सर, वो पढ़ाने के लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा और सारे टीचर्स को अपडेट रहना पड़ता है। तो जो भी लड़का कॉमर्स लिया है प्लीज बी वेयर, सावधान रहो, आपको पढ़ना होगा। और ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन के बराबर नहीं हो सकता, ये कंफर्म रहो। ऑनलाइन क्या है एक सब्स्टिट्यूट है, जब ऑफलाइन नहीं हुआ था तब। ये ऑनलाइन का नाम कब जाने हम लोग, जब आप क्या कहते हो कोविड का डिजास्टर आया तब। हाँ, हाई एजुकेशन कोर्सेज है, सीए वगैरह है, बैंकिंग का कॉम्पिटिशन वगैरह है, तो वहां तब तक आपका ब्रेन मैच्योर हो जाता है, आप
ऑनलाइन में हल्का सा इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आपको हल्का सा गाइडलाइन मिलेगा, आप रिकवर कर लेते हो, ऑनलाइन से ट्रैक मिलता है, रिकवर कर लेते हो। लेकिन 10 का बच्चा पास है, जैसे 11 में आया है, अब अकाउंट्स की बात करेंगे, हो सकता है इकोनॉमिक्स ऑनलाइन करके कवर कर ले, बिजनेस स्टडीज ऑनलाइन कवर कर ले, लेकिन अकाउंट्स ऑनलाइन करने में इसको थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए 11 और 12 अगर आपका अच्छा रहा तो आगे इन फ्यूचर्स में आप कोई भी कोर्स करेंगे कॉमर्स से कनेक्टेड तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो आपको बहुत ही अवेयरनेस रख करके आपको अकाउंट्स पढ़ना होगा। जैसे बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टडी, ये दोनों थ्योरी पेपर है, तो साथ में इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वर्ड आता है यहाँ पर, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है ये, और थोड़ा थोड़ा करके वीडियो डालेंगे YouTube पे, आप सभी लोग उसको फॉलो करना, आपको फायदा होगा। और मेरा नंबर दिया जाएगा, नंबर लिख देंगे अपना हम, मेरा नंबर है 9934055475। इस पे आप मैसेज करना, कोई भी तरह का टॉपिक में प्रॉब्लम होगा हम इसका वीडियो बना करके आपको देंगे। जो भागलपुर में नहीं है, भागलपुर से बाहर है, डिफरेंट एरियाज में है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ ऑनलाइन की भी सुविधा होगी, ऑनलाइन की भी सुविधा किया जाएगा, लेकिन पहले किसी भी सूरत में आपको अपने स्टडी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मजबूरी में कहीं जाके नहीं पढ़ना है। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है, ये अच्छा होगा तब आगे की पढ़ाई भी अच्छी होगी। हाँ, नेम फेम से मतलब नहीं है, जिस इंस्टीट्यूशंस में आपको फायदा हो रहा है, आपके समझ में आ रहा है, जिस काम के लिए आए हो आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, वहां आपको ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे रिलेशन में वहां पढ़ते थे हम भी जाके वहीं पढ़ेंगे, ठीक है वहां जाइए, आपको गाइडलाइन मिला होगा, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ वहां पढ़ना होगा, देखना होगा क्वालिटी वहां मेंटेन है या नहीं है। बहुत सारे लोग अपना यहाँ पर आपको प्रोविजन दिया जाएगा कि ये कर लो, वो कर लो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन नहीं, आपको देखना है कि हम जहाँ पढ़ने जा रहे हैं हमको वहाँ सही एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको अवेयरनेस रहना पड़ेगा, खुद भी स्टडी करनी होगी। हम जैसा इंट्रोडक्शन क्लासेस दे रहे हैं यहाँ पे 11 के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, थोड़ा वीडियो करके डालेंगे हम। आप इस नंबर पे, और खत्री क्लासेस करके है, खत्री क्लासेस भागलपुर करके है, आप इसको YouTube पे सर्च करके आराम से स्टडी करना। और इस स्पेशल वीडियो है क्लास 1 के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल में क्या होता है, वित्तीय, जितना भी फाइनेंशियल ईयर, जैसे देखो 2 तरह का ईयर का काउंटिंग होता है, एक कैलेंडर ईयर बोलते हैं सर, और एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर बिगिन होता है 1 जनवरी टू दिसंबर 31, यानी 1 जनवरी से दिसंबर में जो साल एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। व्हेनेवर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल to 31st March, coming 31st month, it is called financial year। तो फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग होता है 1 अप्रैल और एंडिंग होता है 31 मार्च। कैलेंडर ईयर का होता है बिगिनिंग 1 जनवरी और एंडिंग होता है 31 दिसंबर। तो ये दोनों ईयर में हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स रखा जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि वित्तीय वर्ष में, यानी 12 महीने के अंदर आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किया है, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन लेनदेन हुआ, कौन सा लेनदेन नहीं हुआ, सारे लेनदेन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो एक वर्ड आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल का मतलब हुआ ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होता हो एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे, राइट्स पे, पोजीशंस पे। तो जहां जिस ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो दायित्व के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, लायबिलिटीज के ऊपर, तो जहां पर इस तरह का इंप्लीमेंट होगा, इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। से मान लो हम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो पहला बात तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए बिजनेस से कनेक्टेड। नंबर 1, ट्रांजैक्शन तो बिजनेस से हुआ है, लेकिन उसका फाइनेंशियल इफेक्ट एसेट्स पे, प्रॉपर्टीज पे, लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। अगर इफेक्ट ट्रांजैक्शन तो हुआ है लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ा है तो बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड्स नहीं होगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब हुआ कि मस्ट बी रिलेटेड विद बिजनेस एंड मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड आल्सो इन्फ्लुएंस्ड to maybe on assets, maybe on liabilities, must be memory। रिमेंबर रखना कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा, वित्तीय ट्रांजैक्शन होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, तो उसका इफेक्ट एसेट्स पे या लायबिलिटीज पे पड़ना चाहिए। अब रहा सर कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ये भी अकाउंटिंग टर्म है, हम इसको आपको बताया नहीं, लेकिन कोई पूछ देगा कि फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, कैलेंडर ईयर क्या होता है, तो वो टॉपिक याद रखना। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है ऐसा वर्ष जो जनवरी में शुरू होगा, उसी वर्ष के 31 दिसंबर को एंड होता है, उसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और फाइनेंशियल का मतलब हुआ जो 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च को क्लोज होगा, उसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो फाइनेंशियल हो गया, क्या बताया आपको, वित्तीय लेनदेन, जो व्यापार के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस हो, ट्रेड हो, प्रोफेशन हो, कंपनीज हो, जितने भी कॉर्पोरेट बॉडी हो, जहां पर ट्रांजैक्शंस होता हो, व्यापारिक लेनदेन हो, बिजनेस मोटिव्स हो, अर्निंग प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, हर जगह ट्रांजैक्शन होता है जहां ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज पड़ता है। एक सिंपल सा बात बोलते हैं,
हम बैंक पे, जैसे मोदी जी का कॉन्सेप्ट था कि हर आदमी का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जीरो बैलेंस पे बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि स्टूडेंट का जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलिए, ताकि उनकी पॉलिसी थी कि अधिक से अधिक लोग बैंक से जुड़े, ताकि गवर्नमेंट का कोई भी फंड आता है तो थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में जाए, मिडिल मैन को ही खत्म कर दिया गया, ताकि उसके साथ बार्गेनिंग नहीं हो, चीटिंग नहीं हो। तो अगर आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, और तो बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, या तो बैंक आपको देगी, आपसे लेगी, लेकिन जीरो बैलेंस में खोला आपने अकाउंट, तो अकाउंट तो खुला है सर, लेकिन ना तो आप पैसा बैंक से में जमा किए ना बैंक से निकाले, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। लेकिन वही पैसा बैंक से अकाउंट खोल के बैंक में 1000 रुपया डाल देते, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक बिकम योर डेटर, बैंक आपका डेटर बन जाता, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेनदेन वहां पर, क्योंकि फ्यूचर्स में आपने अभी जमा किया प्रेजेंट टाइम पैसा, अब आप फ्यूचर में क्लेम कर सकते हैं बैंक को कि बैंक के यहाँ मेरा 1000 रुपया बकाया है, बैंक इज माय डेटर, तो ये बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन बैंक में अकाउंट खोले और जमा ही नहीं किए, ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं यहाँ पर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो कोई रिकॉर्ड बुक में नहीं होगा। बुक में रिकॉर्ड क्यों करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस लाइफ में बहुत सारा ऑपरेशन होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को मेमोरी में स्टोर रखना पॉसिबल नहीं है, तो उस पोजीशन में बिजनेस का एक भी ट्रांजैक्शन मिस कर गया तो बिजनेस को हैवी लॉसेस का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो उस पोजीशन में बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली एक बुक में लिखा जाता है। तो द वे ऑफ राइटिंग ऑल रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर बुक इज कॉल्ड बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग का मतलब ये होता है बही खाता। बही खाता का मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो पहले मैनुअल था, आज भी फंडामेंटल्स मैनुअल ही है। अब भले कंप्यूटराइज्ड आ गया हो, मोटी फाइल हो गया, एक पेन ड्राइव हो गया हो, सारा उसी में डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जनरेट करने वाला कौन है? तो ये मैनुअल बुक्स ही है। तो बिजनेस से कनेक्टेड जितने भी मेरे इंस्टीट्यूशन चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कौन स्टूडेंट कितना पे किया, कौन स्टूडेंट किस बैच में पढ़ता है, उसका टाइमिंग क्या है, इस सारे को मेमोरी में रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बुक बनाते हैं और उस बुक में बैच वाइज करके कैटेगरीज करते हैं, किस बैच का क्या टाइम है, कौन सा बैच का क्या लड़के का क्या नाम है, उस बैच में कितना स्टूडेंट है, किसका फोन नंबर क्या है, तो सिस्टमैटिक में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जब चाहे हम उसको रिकॉर्ड को डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम चीज है, बिजनेस में क्या क्या घटना घटा है, क्या क्या ऑकरेंस हुआ है, ये ऑकरेंस को याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो आप विलक्षण बुद्धि के हो, बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत स्किल्ड हो, आपको पिछले जन्म का भी कहानी याद है, लेकिन जब एविडेंस देने की बात होगी पिछले जन्म में आप क्या थे, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा ना। तो आप जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो कि 5 साल पहले क्या था, 4 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था, आपने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन बनाया, कौन कौन सा एसेट जनरेट किया, किसका कितना पैसा बाकी है, तो हम लोग उस सारे क्वेश्चन का जवाब एक बुक से देते हैं। कैसे स्टूडेंट लाइफ में आप बैग लटका करके बैग में बहुत सारे बुक्स और कॉपी लेके जाते हो, क्लास में जो पढ़ाई होती है अब उसको कॉपी में रिकॉर्ड्स करते हो, फिर देखते हो घर में आके कौन कौन सा होमवर्क है, कौन सा क्लास में गलत सवाल हो गया, फिर उसको स्क्रूटनी करके इंस्पेक्शन करते हो, आप अपनी गलतियों को ढूंढते हो, गलती कहाँ से हुई है, अपने आप को फिर से रिबिल्ड करने के लिए। सेम चीज बिजनेस भी है। बिजनेस लोग करता किस लिए है, मुझे व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस है क्या? एक ऐसा एक्टिविटीज जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के लिए किया जाता है, जहाँ इमोशन कुछ नहीं होता, लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु का लेन देन करता है, लेन देन मतलब खरीदा बेचा तो भी बिजनेसमैन कहलाएगा, खुद मैन्युफैक्चरिंग किया, स्टोर किया, उसके बाद प्रॉफिट लेके बेचा वो भी बिजनेस कहलाएगा। तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? गिविंग सर्विसेज, बट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सर, गिविंग सर्विसेज एंड गेट समथिंग इन रिटर्न। ट्रांजैक्शंस कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसका क्या कहलाएगा? बिजनेस ही कहलाएगा, क्योंकि लाभ के लिए किया गया है। अब हो सकता है लाभ के लिए किया गया हो, लाभ से बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस सारे ट्रांजैक्शंस को याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली एंड सिस्टमैटिकली मेमोरी में डालने के लिए वो एक सिस्टम बनाता है, वो सिस्टम एक बुक रखता है जिस बुक में सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करता है। द सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक है ना। अब बुक कीपिंग के बाद आता है अकाउंटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन, इसको बोलते हैं बही खाता, और ये क्या होगा? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है? कुछ का बुक कीपिंग क्या है बताएं। बुक कीपिंग है एक सिस्टम ऑफ कीपिंग ऑल बिजनेस डेटा एंड रिकॉर्ड्स इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे। और अकाउंटिंग क्या है? तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग में ही आता है, इसी में कुछ पॉइंट और जोड़ देने में क्या होगा? अकाउंटिंग। लेकिन तरीका क्या होगा? बुकिंग बुक कीपिंग क्या होगा? सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स। और अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस लैंग्वेज है। क्या है ये? बिजनेस लैंग्वेज। लैंग्वेज समझते हैं आप? भाषा। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक लैंग्वेज है। ये अकाउंटिंग लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करना, आपके पास मोबाइल होता है उसमें एक लैंग्वेज है एंड्रॉइड। तो अगर आपके पास अच्छा आईफोन है, स्मार्टफोन है, अगर आपको एंड्रॉइड का लैंग्वेज पता नहीं है तो शायद मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो बोलेंगे इससे अच्छा है सर वो बटन वाला ही ठीक था मेरे लिए।
तो सेम चीज है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन तो हुआ, ट्रांजेक्शन तो कब लिखेंगे बुक में, जब द पॉइंट टू बी नोटेड आपके उंगली पर है। हम पहला बात तो ट्रांजेक्शन मस्ट बी बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 फाइनेंशियल होना चाहिए। नंबर फाइनेंशियल मतलब बताएं कि वित्तीय वर्ष में हो और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं एसेट्स पे और लायबिलिटीज पे, डेटर्स पे, क्रेडिटर्स पे पड़े। नंबर 3 मस्ट बी मेजर द टर्म्स ऑफ मनी, उस ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। देखो मनी के पहले बार्टर सिस्टम था, माने एक वस्तु का दूसरे वस्तु का कंपेयर करना, लेकिन मनी मेजरमेंट मतलब क्या हुआ, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। आप किसी से सर्विस लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो, सर आपकी फी कितना है, मेरे पास पूछना आता है सर आपके अकाउंट्स का फी कितना है, इकोनॉमिक्स का फीस कितना, तो वो आप जो सर्विस दे रहे हो उसको किससे मेजर किया गया, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ट्रांजैक्शन तभी बुक में रिकॉर्ड होगा जब पहला बात तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा। नंबर 3 वो इवेंट्स का कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए। नंबर 3 क्या बताएं, मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर तीन चीज मैच करता है तो उसको हम लोग प्रॉपर्ली क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं। कहां, बुक कीपिंग में। तो बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, जर्नल आता है, लेजर्स होता है और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इंक्लूडेड द बुक कीपिंग। और इसमें दो चीज और जोड़ देंगे जर्नल एंड के बाद। अकाउंटिंग क्या है, तो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग। जितना बुक कीपिंग कर रहे हो तो काम करेंगे, और उसके बाद देखो ट्रायल बैलेंस हो ना, सारा डेटा कहां लिखा हुआ है, बुक में। सारे ट्रांजैक्शंस से हम लोग जर्नलाइज किए। जर्नलाइज का मतलब हुआ पर डे के ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना। जब उसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग सेपरेट करते हैं सबका अलग अलग, तो लेजर बोलते हैं। लेजर के बाद सारे लेजर को एक स्टेटमेंट में ड्राफ्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। सबका अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चैप्टर है, बताया जाएगा। और जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पहला होता है जर्नल्स, जर्नल से सेपरेशन होता है, लेजर, उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। अब उससे यू गेट द रिजल्ट, आपने व्यापार के सारे इवेंट्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स किया। अब रिकॉर्ड करने का मोटिव क्या है, तो फर्स्ट मोटिव यही होता है टू गेट द नॉलेज अबाउट द बिजनेस। बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, बिजनेस के बाद एसेट्स कितना है, बिजनेस के बाद लायबिलिटीज कितना है, बिजनेस के बाद कितने एम्प्लॉइज हैं, किसको कितना सैलरी देना है, बिजनेस प्रॉफिट में गया कि लॉस में गया, इन द प्रेजेंट टाइम पूंजी कितनी है, ये जानने के लिए सर आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। बिजनेस में पैसा लगाया, कहां लगाया, बिजनेस में। बिजनेस में जो भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन जैसे इंट्रोडक्शन देखो कि बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ, तो बुक कीपिंग जस्ट हिस्ट्री है कि बुक में जितना बिजनेस जितना भी ऑकरेंस हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड्स में, उस सारे ऑकरेंस को एक प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे में बुक में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन पॉइंट याद रखना, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जिस ट्रांजैक्शंस को पहला उंगली में याद रखना कि पहला वो बिजनेस से कनेक्टेड इवेंट्स हो, नंबर 2 वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड हो, नंबर 3 उसको मनी मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर तीन चीज होता है तो उसको हम लोग बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल होता है। उसके बाद उस रिकॉर्ड से क्या करते हैं हम लोग, सारे डेटास को हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड गेट द रिजल्ट कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस निकला तो उसको कम्युनिकेट करते हैं, माने लोगों को बताते हैं। वो लोग में दो लोग होता है सर, एक तो हो गया व्यापार का मालिक, यूजर। टू टाइप्स ऑफ यूजर ऑफ द एंटिटीज। नंबर 1 खुद का प्रोप्राइटर, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये कैसे चलेगा पता, जब अकाउंटिंग करेंगे साल के अंत में, तो अकाउंटिंग बताएगा कि आपने साल भर जो किया उससे बिजनेस की स्थिति क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये रिकॉर्ड कहां चलेगा पता आपको, तो आपकी बुक कीपिंग के बाद जो अकाउंटिंग करेंगे, तो अब जो चला पता कम्युनिकेट हुआ थ्रू अकाउंटिंग। तो पहला बात जो बुक कीपिंग किया, तो मुझे बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का हिस्सा है। अकाउंटिंग इज नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, बट बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि पहले बुक कीपिंग होगा, उसमें दो वर्ड और जोड़ेंगे, बुक कीपिंग जितना काम हुआ तो काम होगा, सारे डेटास को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करने के बाद एनालाइज करेंगे, एनालाइज एंड इंटरप्रेट, एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके बाद संप्रेषण, विश्लेषण करने के बाद उसको कम्युनिकेट करेंगे, और तो रिजल्ट निकलेगा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। और प्रॉफिट लॉस होने के बाद आपको व्यापार का हकीकत, रियलिटी चलेगा पता। तो दो लोग चलेगा पता है, इंटरनल यूजर को और एक एक्सटर्नल यूजर को। एक्सटर्नल यूजर कौन हुआ, जो आपको पैसा लगाया है, आपकी बिजनेस में पैसा आपको फाइनेंस किया है, आपके कस्टमर है, वो जानना चाहेगा कि आपका बिजनेस का गुडविल कैसा अच्छा है, आपके बिजनेस की बिहेवियर कैसा है, आपका बिजनेस अगर प्रॉफिट चल रहा है, मार्केटिंग डिमांड ज्यादा है, इस बात का इंप्रेशन है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है। तो टू टाइप्स ऑफ यूजर के लिए बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो अकाउंटिंग की जब बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली बुक कीपिंग भी आ जाएगा। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्या बोलेंगे, फिर सुनो, बुक कीपिंग क्या है, सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, वो तरीका
जिस तरीका से बिजनेस के सारे इवेंट्स को प्रॉपर्ली एंड सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड्स करते हैं, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और उसी रिकॉर्ड को जब हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन गेट द रिजल्ट, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं टू टाइप्स ऑफ यूजर को, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप एक देखते हो ना कि आज कंपनी का शेयर का वैल्यू मार्केट में ये रहा, फलना कंपनी इतना रुपया कमाया, फलना कंपनी का तिमाही प्रॉफिट इतना हुआ, कैसे? तो हम लोग जो है कंपनी मुंबई में है, हम उसके शेयर होल्डर हैं, पब्लिक है, तो कंपनी क्या जनरेट किया, किस स्थिति में है, वो हमको चल रहा पता। कैसे पता कि बायजूस गोइंग टू इंसॉल्वेंट, हम तो बायजूस में कभी ना मेंबर रहे ना कभी कहीं जाके देखे, लेकिन जब उसका रिपोर्ट कार्ड आया, फाइनेंशियल रिपोर्ट आया, चला कि ही इज वेरी बैड पोजीशन, the company is in very bad position, वो going to dissolve, going to insolvent। तो क्यों दिखाया कि एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, जब हमको पता है कि कोविड के दौर में बायजूस बहुत टॉप पे गया था, बहुत सारा कैपिटल नेटवर्थ उसका हो गया था, अचानक डाउनफॉल हो गया, तो ये रिपोर्ट कहां से मिला हमको? तो रिपोर्ट उसके अकाउंटिंग से बता रही कंपनी की स्थिति, एसेट्स कम और लायबिलिटी में देनदारी ज्यादा है और संपत्तियां क्या है, कम है। तो ये रिकॉर्ड कहां से पता कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? हमारे कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, तो हर साल हम लोग एक रिकॉर्ड, जितना बच्चा रिकॉर्ड होता है, किसका कितना अच्छा रिजल्ट रहा, हम लोग भी बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मेरे यहाँ से 5 साल में, विगत 15 साल में 5 तो टॉपर रहा है, कुछ स्टेट लेवल पे हुआ है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है, कोई स्टेट लेवल के 3/4 में आया है। तो कहने का मतलब है ये रिकॉर्ड ही आपका एविडेंस है। तो रिकॉर्ड कैसा है? तो उसका नाम है, एड्रेस है, पिक्चराइजेशन है, तो वो सिस्टम है कि हम किसी को बोल्ड होकर बोल सकते हैं कि बच्चा मेरे यहाँ का स्टूडेंट है, हमने इसको पढ़ाया है, तो क्या कोई रिकॉर्ड है, हमको चलता पता है कि हमने कितना अच्छा मेहनत किया है और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आपको इंस्पिरेशन भी कहाँ से मिलता है? उसी रिकॉर्ड से। तो बिजनेसमैन को भी अपने बिजनेस के बारे में जानना होता है, तो पड़ोसियों से नहीं पूछेगा मेरे भाई, वो अपने बुक्स को स्टडी करेगा, लेकिन बुक को तभी स्टडी करेगा जब बुक पे वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया है, हर ऑकरेंस को, छोटा हो या बड़ा हो, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड्स किया है। रिकॉर्ड करने के बाद अकाउंटिंग किया है, सारे डेटास को एनालाइज किया है, फिर उसका इंटरप्रेट किया है और परिणाम निकाला है। उस परिणाम का नाम क्या है? रिजल्ट। और उसको कम्युनिकेट किया दो लोगों को, इंटरनल यूजर को और एक्सटर्नल यूजर को। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और देखो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग और अकाउंटिंग थोड़ा टर्म्स अलग है। अकाउंटिंग क्या हुआ? लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज है। How can you interpret entire data of the business records? So this system of interpretation is called accounting. अब accountancy क्या है? हिंदी में तो इसको लेखा कर। अकाउंटिंग के जितना भी प्रिंसिपल है, जितने भी पॉलिसीज है, जितना भी सिद्धांत है, जितना भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो ये बनाता है अकाउंटेंसी। इसमें रोड है, रोड की ट्रैफिक है, ट्रैफिक एक रूल होता है। उसी प्रकार अकाउंटेंसी चाहे इंडिया में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, अकाउंटेंसी रूल आपका यूनिवर्सल है। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, इंडिया में कम है, अमेरिका में ज्यादा है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका डेवलप कंट्री है। तो आपका बेसिक अकाउंटिंग हर जगह वही होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा और कुछ जो चीज। आज से पहले साइबर क्राइम नहीं था, आज से पहले जब नेट, आज से 10 साल 12 साल पहले जाते हैं हम लोग, उसमें मोबाइल इंडिया में नहीं था, तो उस तरह का साइबर क्राइम पुलिस थाना नहीं होता था, तो था ही नहीं। तो लेकिन अब मोबाइल आया तो इसका एक अलग डिपार्टमेंट बना, एक अलग साइबर क्राइम ऑफिस डिपार्टमेंट बन गया, उसके अलग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उसका अलग कंप्लेंट रिकॉर्ड्स होता है। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होगा, इसके सॉफ्टवेयर भी, इसके अकाउंटिंग सिस्टम में भी डेवलपमेंट्स होता है। और आई थिंक इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसमें अमेंडमेंट करते रहता है, फिर उसको पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अकाउंटेंसी हो गया, और अकाउंटेंसी का मतलब है कि अकाउंटिंग का जितना रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो अकाउंटेंसी है। आपको क्या नियम होगा, किस अकाउंट के कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के बीच में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो एक लैंग्वेज हो गया, लेकिन लैंग्वेज का सारा ग्रामेटिकल रूल्स, रेगुलेशन, सिद्धांत जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल, वो टोटली हम लोग बोलते हैं क्या? अकाउंटेंसी। तो जहां जहां अकाउंटिंग होगा वहां अकाउंटेंसी होगा। तो बुक कीपिंग ऑलरेडी किसमें? अकाउंटिंग में, और अकाउंटिंग है तो अकाउंटेंसी होगा। तो अकाउंटेंसी के बिना अकाउंटिंग नहीं होगा। तो 3 वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग के पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शंस। जब तक बिजनेस ऑपरेटिंग्स होगा नहीं, रिकॉर्ड होगा नहीं। तो फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल पीरियड में या कैलेंडर ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है, उस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। नंबर 2, वो इवेंट्स बिजनेस का होना चाहिए, वो इवेंट्स का इन्फ्लुएंस
बिजनेस के एसेट्स पे या लाइबिलिटीज होना चाहिए। नंबर 3, उसको मनी में सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं। अगर वो एसेट्स लाइबिलिटीज मनी मेजर नहीं होगा तो हम उसका रिकॉर्ड्स बुक में नहीं करेंगे। मान लो मेरे पास कोई स्टूडेंट आया और हमने उसको 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11 का वॉल्यूम, 12 का वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 दे दिए, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा सर। अगर ये बोलते कि वॉल्यूम 1 500 का, वॉल्यूम 2 700 रुपए का दिए तो रिकॉर्ड होता है। वॉल्यूम 1 इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लेकिन वॉल्यूम 1 इक्वल टू 500 रुपीस, वॉल्यूम 2 इक्वल टू रुपीस 700 रुपीस। तो हमने जो उसको प्रोवाइड्स किया जस्ट कॉर्पोरेशन, उसको किस टर्म्स में किया गया? मनी के फॉर्म में। मान लो मेरे को स्टाफ काम कर रहा है, मैं एक टीचर रहता हूं जो दूसरे फैकल्टीज के सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो उनको जब सैलरी पे करेंगे, सर्विस के बदले में सैलरी पे करेंगे, तो सर्विस मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हाउ मच आई हैव टू पे टू दिस मैन? 5000, 10000, 20000, 50000। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको मनी मेजर किया जा सका। मनी में हम लोग उसको मेजर किया, तो जब मनी मेजर करेंगे तभी बुक में रिकॉर्ड्स होगा। तो रिकॉर्ड होने के बाद उसको कहते हैं बुक कीपिंग। उसमें फिर 2 चीज जोड़ेंगे हम लोग, सारे रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, सॉरी पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे एंड गेट रिजल्ट। इंटरप्रेट करने के बाद आपको चलेगा पता बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, कहां क्या खामियां है, कहां क्या प्रॉब्लम है, उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेशन कहा जाता है। वो 2 तरह के लोग बोलते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर का मतलब हुआ व्यापार का जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, उसको उसके व्यापार का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जो व्यापार में इंटरेस्टेड है, थर्ड पार्टी, जैसे व्यापार को लोन दिया है, व्यापार का कस्टमर है, व्यापार का सप्लायर है, वो भी आपके बारे में जानना चाहेगा। सर अगर आप मेरे कोचिंग को पढ़ने आता है तो पहले मेरे बारे में जानना चाहता है, तो एक्सटर्नल यूजर हो गया ना। अगर मेरे कोचिंग का इंप्रेशन खराब होगा, रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, ये बाहर के लोग चलेगा बता पढ़ने आएगा भी नहीं आएगा पढ़ने के लिए। तो जो लोग आने के पहले, रिलेशन बनाने के पहले इंक्वायरी करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर। तो ये रिपोर्ट कार्ड ही बताएगा, रिपोर्ट से आपको भी सजेशन होगा कि रिजल्ट मेरा अच्छा हुआ, लोग सेटिस्फाई है, तो हम इंटरनल यूजर हो गए, उसको और अच्छा करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। मेरे देखो नंबर है 9934055475। जब कोई इधर भागलपुर में कोई स्कूल में एडमिशन हुआ है तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आओ। हम लोग उसको ही वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जो टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, टफ होता है, उसको देते हैं। लेकिन वो ऑनलाइन सेकेंडरी चीज है बाबू। आप कोशिश करो कि 11 12 ऑफलाइन पढ़े, बढ़िया से ईमानदारी से पढ़े, क्योंकि सारा बिल्डअप यहीं से शुरू होने वाला है। आपका सारा करियर का जो बोलते हैं ना फाउंडेशन, वो यहीं से होने वाला है। ये अच्छा होगा, अभी क्या स्ट्रगल करोगे आगे अच्छा होगा। लेकिन अभी तो चले गए कंफर्टेबल लाइफ की तरफ, अभी जहां कंफर्टेबल जोन में गए तो आगे के लिए बहुत टफ हो जाएगा सर। बताओ सर, घर बैठे बैठे 3 टाइम खाना भी मिले और आराम से तकिया लगा के हम ऑनलाइन पढ़ाई भी करेंगे, तो शायद भगवान न करे वो फ्यूचर बहुत डार्क में जाने वाला है। तो आप एक तो बिहार सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही अभी, उसने किताबी काम तो कर दिया, पेपर में पूरा कर दिया, कितना स्कूल हो गया, टीचर अपॉइंट हुआ, 1 लाख टीचर अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन वो 1 लाख टीचर के पास अभी अपने क्या सुविधा दी है? टीचर के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि आप आए और घुमा दिए चारों तरफ आपका और यू गेट वेरी गुड नॉलेज। ऐसा नहीं है सर। टीचर को टीचर समझिए, उसको भी कोऑपरेट कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको भी आप बोल रहे हैं लेवल बना दिए हैं कि आपको इतना पढ़ाना है। कोई टीचर किसी के दिमाग में व्यवस्था नहीं डालता है। और टीचर के साथ ही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर बने हैं, जो ऑलरेडी इस पहले से प्रोफेशन में है, तो माशाअल्लाह उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो और अच्छा करेंगे। लेकिन जो बहुत साल 8 साल 9 साल पहले ग्रेजुएशन किया है, अभी टीचर बन गया, तो उसके मतलब टीचर बनने का मतलब है कि उसमें क्वालिटी तो है, वो फिर से थोड़ा रिबैक करेगा, स्टडी करो। और टीचर का लाइफ अगर है सर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचर को पढ़ना ही पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखने के लिए पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आप जो नए टीचर आए हैं, मेरी शुभकामना है कि बच्चों में करियर से मजाक नहीं करने का। जो आपसे नहीं होगा आप उसके लिए मेहनत कीजिए। आपके पास जो सुविधा नहीं है, सरकार को बताइए सुविधा के बारे में, लेकिन बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं आपको सैलरी मिल रहा है, आप प्रोजेक्ट बना के अपना ऊपर भेज रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अपना रिपोर्ट दिखा रहे हो, बच्चों को नॉलेज नहीं मिल रहा है। प्लीज ऐसा ना करें। और सभी को ध्यान दें, जो प्रॉब्लम अभी है सर वो आपको झेलना पड़ेगा, स्टूडेंट झेलना पड़ेगा और इस देश को भी झेलना पड़ेगा। जब आपका प्रेजेंट ही अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। मेरी कोशिश रहेगी, मैं तो ऑफलाइन क्लास देता हूँ यहाँ पर, और साथ साथ मुझे बहुत मजा आता है कि मेरा बच्चा जो दूर में है, जो मेरे पास नहीं आ सकता है, वो भी इसका क्लास करे और उसको कुछ समझ में आए। तो अगर 10% समझ में आता है तो मेरे को लगेगा खुशी हुआ। और जो भी लगे, चाहे मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मे भी हो सकता है, तो आप मुझे सुझाव दो, मतलब मैसेजिंग करो। उसमें कुछ भी लगता है डाउट तो वो कुछ खामियां लगता है वो भी बताओ, है ना। हम लेक्चर बोलेंगे और लिखने की बात है, देखो ये सिंपल वर्ड्स है। इन फ्यूचर्स में कुछ दिन में
डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड सेकेंड चीज है, आपको पढ़ना है। डिजिटल बोर्ड भी इसी कॉन्सेप्ट से बना है, इसलिए अगर ये अच्छा लगेगा तभी हम भी इंस्पायर्ड होंगे, और जितना भी हेल्प चाहिए आप मेरे को बोलोगे, हम जरूर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय।